ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। देखिए, ताल ठोके में लगातार आगे बढ़ाते हुए ताल ठोके स्पेशल एडिशन, इलेक्शन एडिशन के सिलसिले को लगातार आगे बढ़ाते हुए, आप जानते हैं हमने इंडिया गेट से शुरुआत करी। दिल्ली के इंडिया गेट, फिर गाजियाबाद, उसके बाद नोएडा, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार, मेरठ और आज जो है फिर हम मथुरा में भी थे। और आज हमारा जो काफिला है, जो जी न्यूज की इलेक्शन टीम जो है ताल ठोके की, वो इस वक्त आगरा में पहुंची है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ आगरा के जो लोग हैं, आप लोग अपना ही स्वागत कीजिए। अच्छा, आगरा के लिए कुछ पंक्तियां, मेरे साथ एक कवि हैं, आइए आइए, बहुत देर से मेरे साथ जुड़ रहे थे, ये चाह रहे थे। क्या नाम है आपका? पवन आगरी। क्या आगरा को कैसे आप डिफाइन करते हैं पंक्तियों में? मेरी नजर में आगरा क्या है कि हमारे पास ताज की मोहब्बत है, यमुना का पानी है, लाल किला, एतमौद्दौला, सिकंदरा भी प्यार की निशानी है। सभी लोग समझ लें क्या है माजरा, हम इसके बाशिंदे हैं, अपना है ये आगरा। पहले हम भाई तालियां बजाइए भाई थोड़ी बहुत। पहले हम पेठा खिलाते हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं, फिर भी नहीं समझता तो उसे जूता दिखाते हैं, और उसके बाद फिर भी बसता है कोई बहाना तो अपने पास है ये पागल खाना। अच्छा, आगरा का पेठा भी हो गया, आगरा के जूते भी हो गए, आगरा का पागल खाना भी हो गया। चलिए बैठिए। अच्छा, एक दीपक जी भी हैं। हाँ बताइए, आइए ना दीपक जी, शर्मा क्यों रहे हैं? आपके इलाके में आए, शहर में, बताइए। साहब, शर्माने की बारी तो उनकी है जिन्होंने विकास के नाम पे पूरे शहर को ही नहीं पूरे देश को छला है। मैं आप जनता के बीच में हूँ, हमारे भी सारे लोग खड़े हुए हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, शहर के अंदर की बात करूँ तो सांसद जी, मेयर साहब, 9 विधायक साहब और एक नगर निगम के अंदर करीब 80% पार्षदों की भागीदारी भी रही, फिर भी इस आगरा के अंदर विकास का जन्म नहीं हो पाया। तो मुझे याद आता है दीवार पे लिखा हुआ विज्ञापन, दीवार पे लिखा हुआ विज्ञापन मुझे याद आता है, जहां लिखा होता है आइए हकीम उस्मानी, शर्तिया इलाज मिलेगा। चलिए ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता देता हूं। देखिए, कल जो है वोटर का फर्स्ट डे फर्स्ट शो है। कल 2019 की सियासी पिक्चर जो है वो रिलीज होने जा रही है। अब 2019 की जो पिक्चर रिलीज होगी उसका हीरो कौन है? हीरो आप लोग हैं। देखिए, अब तो जनता ही हीरो है, क्योंकि कल आप लोगों के हाथ में है सत्ता की चाबी। और 2019 की जो सियासी पिक्चर जो कल रिलीज होने जा रही है, कल पहले चरण का मतदान होगा, ये पिक्चर हिट होगी, सुपर हिट होगी, ये आप लोगों के हाथ में। आप लोगों के पास एक तरीके से मौका है उन तमाम लोगों को जवाब देने का जिन्होंने देश को तोड़ने की कोशिश की। आप जानते हैं, जी न्यूज शुरुआत से कहता आ रहा है, जिसने मांगा पराक्रम का सबूत, जवाब देगा बूथ। जवाब देगा ना बूथ। जिसने मांगा पराक्रम का सबूत, जवाब देगा बूथ। आप लोगों के पास कल मौका है, ये मौका मत चूकिएगा। पिछली बार वर्ल्ड कप में गाना बहुत चला था, क्या था वो गाना? मौका मौका, याद है? मौका मौका। ये मौका आपके पास है चौका लगाने का। इस बार चूक गए तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए एक तरीके से मैं ये कहूंगा, आपके पास मौका है देशद्रोही गैंग को जवाब देने का। आपके पास मौका है कि आप ये तय करें कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हैं या देश को एक रखने वाले लोगों के साथ। और आप लोगों के पास एक मौका है सांप्रदायिक राजनीति का जवाब देने का। इसलिए जवाब जरूर दीजिएगा। प्रधानमंत्री ने भी एक चीज साफ कर दी है कि पहला वोट देश के वीर सपूतों के नाम, जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर मारा, ऐसे वीर सपूतों के नाम आपका पहला वोट होना चाहिए। मेरे साथ राकेश सिन्हा, राज्यसभा सांसद, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ घनश्याम तिवारी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हम लोग आगरा में हैं, घनश्याम तिवारी जी, राकेश सिन्हा जी। इसके अलावा मेरे साथ यहाँ पर बीजेपी से नवीन जैन है, मेयर हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए नवीन जैन जी। मेरे साथ वाजिद निसार साहब हैं, समाजवादी पार्टी से, और नरेंद्र बघेल मेरे साथ हैं, आरएलडी से हैं, अजीत सिंह की पार्टी से हैं। सबसे पहले घनश्याम तिवारी, आप ही से मैं सवाल ले रहा हूँ। करारा जवाब मिलना चाहिए ना कल तो। जिन लोगों ने सबूत मांगा उन लोगों को जवाब देना चाहिए मेरे ख्याल से जनता को। देखिए, चुनाव जनता का बहुत बड़ा अवसर है और हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली और बड़े लोकतंत्र हैं, जहां पर युवा पीढ़ी तय करेगी अगली सरकार कौन बनाएगा। और युवा पीढ़ी के जो मुद्दे हैं, अनेक पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में लिखे हैं। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी की चर्चा नहीं करती। हमने साफ साफ कहा है कि हमारी देश की 60% आबादी 30 वर्ष से कम आयु की है। बेरोजगारी, इनकी बेरोजगारी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकती है। इसीलिए हर युवा को रोजगार देना हर नई सरकार का कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार में मस्त है। अभी आज की खबरें देखिए तो राफेल डील में सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने करारी
हार दी है एक तरीके से। आज अब सुप्रीम कोर्ट को आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्यूमेंट चोरी हो गए, आपको बताना पड़ेगा कि राफेल में क्या हुआ, वो घोटाला था तो उसका लाभ किसको मिला। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने, मोदी जी अपनी फिल्म रिलीज करवाना चाहते थे, वो फिल्म को इलेक्शन कमीशन ने बैन कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार बैकफुट है क्योंकि उनके पास प्रचार में कुछ कहने को नहीं है। घोषणा पत्र जो जारी करते हैं त्रुटिपूर्ण रहता है, खोखला रहता है, वो दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय मोदी जी की तस्वीर के और कुछ नहीं है। नहीं, घनश्याम तिवारी जी, आपने रफाल का जिक्र किया, बहरहाल मैं उस पर डिबेट कर नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी रफाल में मुझे नहीं पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने रफाल को घोटाला मान लिया है या इसके अलावा कोर्ट ने किसी को दोषी मान लिया। जो सरकार कह रही थी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कि फाइलें चोरी हो गई, अब उस सरकार को उसी कोर्ट में खड़े होकर के फाइलों में जो सच सामने आ रहा है उसका ऊपर जवाब देना पड़ेगा। तो ये तो हो रहा है, आप उस पर डिबेट ना करें या ना करें, लेकिन आप आज की पूरे देश की बहस देखिए। देश कह रहा है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है मोदी जी अपने नाम पे पिक्चर बना करके इलेक्शन के दिन रिलीज नहीं करवा सकते। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राफेल में दो टूक जवाब देना पड़ेगा। ये मामला सीधे सीधे भ्रष्टाचार का है। घनश्याम तिवारी जी, देखिए होता ये, आप बहुत सीनियर हैं और आप कानून की बारीकियों को भी समझते हैं। आप जानते हैं अवमानना हो जाती है, और ये रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बताया, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि चौकीदार चोर पता लग गया, ये कोर्ट की अवमानना है। कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि रफाल घोटाला या किसी को दोषी मान लिया, सिर्फ सरकार की आपत्तियों को खारिज किया है, गलत कहीं भी नहीं हुआ है। खैर चलिए ठीक है, मैं रफाल पर आपसे बात करूं, आप बताइए, मुझे नहीं पता लगा कोर्ट ने दोषी मान लिया क्या किसी को? बहस कर रहा था और सरकार अपनी दलील दे रही थी कि क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत नहीं किए जाए रिव्यू में, कोर्ट ने कहा भ्रष्टाचार का मामला है, उसमें हर डॉक्यूमेंट का संज्ञान लिया जा सकता है। तो कोर्ट की नजर में ये सरासर भ्रष्टाचार का मामला है, इसीलिए इन डॉक्यूमेंट का संज्ञान लिया जा रहा है। नहीं चलिए ठीक है, मेरे साथ बीजेपी से नवीन जैन है, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा घनश्याम तिवारी। नवीन जैन जी, क्या जवाब मिलेगा इस बार? नवीन जैन जी, माइक उठाइए, जवाब दीजिए ना, आप तो मेयर हैं, क्या जवाब मिलेगा सबूत मांगने वालों को, सेना से सबूत मांगने वालों को? सेना पर सवाल देश का बड़ा भारी दुर्भाग्य है, सत्ता प्राप्ति के लिए हमारे विपक्ष के दल के भाई कुछ भी आरोप किसी के ऊपर भी लगा देते हैं, और जो आतंकवादियों को जवाब देने के लिए पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों के जो अड्डे चल रहे थे उनको नष्ट करने का काम भारत की सेना अगर करती है, तो ये विपक्ष के लोग सबूत मांगते हैं। आज सबूत मांगा जा रहा है, सबूत किससे मांगा जा रहा है? सेना से सबूत मांगा जा रहा है। अरे शर्म करो, राजनीति इतनी मत कराओ कि भारत की सेना पे अविश्वास करो। अगर आप भारत की सेना पे अविश्वास करोगे, उनसे सबूत मांगोगे, तो क्या आप इस देश में सुरक्षित रह पाएंगे? जिस प्रकार से विपक्ष के लोगों का राजनीति के माध्यम से सत्ता हथियाने का एक चल रहा है, वो हम निंदा करते हैं, और देश की जनता ऐसे बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और मेरे ख्याल से देखिए, एक चीज मैं आपको कहता हूं, इस बार ऐसी वोट की चोट करिएगा, किसी की हिम्मत ना हो देश पर सवाल उठाने की। वोट के जरिए ऐसी चोट करिएगा, जो लोग सेना से सबूत मांगते हैं, किसी की हिम्मत ना हो आज के बाद सबूत मांगने की। ये ऐसी वोट की चोट करिएगा इस बार। समाजवादी पार्टी से वाजिद निसार साहब भी हैं। एक मिनट, काला धन कहां से मिल रहा है? कांग्रेसियों के घर से मिल रहा है काला धन। वाजिद निसार साहब मिल रहा है कांग्रेसियों के घर से। मेरे साथ समाजवादी पार्टी से वाजिद निसार साहब भी है। वाजिद निसार साहब, इसका मतलब अगर सबूत मांगने वालों का हिसाब होगा तो फिर रामगोपाल यादव का भी होगा और आजम खान का भी होगा। ठीक कह रहा हूं मैं वाजिद निसार साहब? देखिए, जहां तक हिसाब की मांगने की बात है, बीजेपी जब 2014 सत्ता में आई थी तो मोदी जी हर मन से ये चिल्लाते थे कि घोटालेबाज जेल जाएंगे। एक आदमी का भाजपा वाला नाम बता दे जिसे घोटाले में भाजपा ने जेल भेजा हो। इनकी कतरी और कन्नी में फर्क है। ये झूठे आरोप लगाते हैं, ये झूठ का पुलिंदा बोलते हैं। एक भ्रष्टाचारी को जेल भाजपाइयों ने भेजा हो तो उसका नाम बता दे, और जब भाजपा वालों पर जवाब नहीं होता तो मोदी के नारे लगाते हैं ये लोग। अच्छा, सेना से सबूत मांगने वालों का हिसाब होगा? सवाल नहीं सुना था क्या? रामगोपाल यादव से डर लगता है? क्या दिक्कत है? सच्चाई में क्यों? रामगोपाल यादव ने क्या बोला? सच बोलने में कोई डर नहीं है। रामगोपाल यादव को जवाब मिलेगा ना? सबूत नहीं, ये जनता जवाब देगी ना रामगोपाल यादव को, जिन्होंने कहा कि वोट के चक्कर में जवान मरवा दिए। हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा है सत्ता पे आने पे हम लोग जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे? जांच करवाएंगे। अच्छा एक मिनट देखिए, अब सुनिए, अब आप सुनिए। समाजवादी पार्टी के वाजिद निसार साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम
पुलवामा अटैक और बालाकोट स्ट्राइक की जांच कराएंगे। हम नहीं ये कह रहे, देखिए, हम ये नहीं जांच कह रहे, कराएगी समाजवादी हम पार्टी। नहीं कह रहे। ये हम समाजवादी नहीं कह पार्टी रहे। जांच गलत कराएगी, आरोप मत सेना को लगाइए। फंसाएंगे, आप गलत सेना पर आरोप केस मत कराएंगे। आप क्या गलत- जांच कराएंगे? आप गलत- हमने ये नहीं क्या कहा जांच है। कराएंगे मैं आप? राम गोपाल जी के क्या बयान जांच पे बात कराएंगे? कर मुझे रहा हूं। बताइए। मैं राम गोपाल जी के बयान पे बात कर अच्छा रहा हूं। बताइए, क्या जांच कराएंगे? बताइए मेरे को। अरे जांच का सुनिए, कोई सही नहीं है। ये जांच कराएंगे ये- पुलवामा हमले की, हम- ये जांच कराएंगे बालाकोट एयर स्ट्राइक की। आप समाजवादी क्या कह रहे पार्टी। हैं? हम लोकल नेता है, केंद्र सरकार का जवाब काम मिलेगा है। इस बार। सरकार ये सर, केंद्र वोटों का की काम स्ट्राइक है। होगी इस बार। ये केंद्र का काम इस है। बार हम जवाब लोकल- मिलेगा आप हम लोगों को। लोकल जिले के नेता सेना हैं। से सबूत हमारी मांगते हैं आप हैसियत लोग। नहीं है। जांच कराएंगे ना आप हमारी लोग। हैसियत नहीं है। सेना पर एफआईआर हमारी कराएंगे, हैसियत नहीं है। जांच केंद्र कराएंगे का आप काम लोग। है। ये राम गोपाल जी का राकेश मामला। सिन्हा, राकेश सिन्हा, करारा जवाब मिलेगा मेरे ख्याल से राकेश सिन्हा इस बार। जिन भी लोगों ने सबूत मांगा, जिन भी लोगों ने सेना पर सवाल उठाया, वोटों की स्ट्राइक होगी इस बार। देखिए, भारत की सेना ने जितनी त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जितना अनुशासित सेना रही है, गैर राजनीतिक सेना रही है, उसका दूसरा कोई उदाहरण दुनिया में नहीं है। उस सेना ने अपने त्याग के बदौलत कश्मीर में हाथ पैर यूपीए सरकार ने बांध दिया था। उस सेना ने शहादत दे देकर, सीआरपीएफ के जवानों ने, सेना के बीएसएफ के जवानों ने शहादत दे देकर देश की रक्षा की, लोगों की रक्षा की। जो लोग भारत के खिलाफ बोलते हैं उनकी भी रक्षा की। उनकी शहादत का अपमान समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव जी ने किया, उनकी शहादत का अपमान राहुल गांधी ने किया, पूरे विपक्ष ने किया। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, घनश्याम तिवारी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, जिस वक्त पाकिस्तान जो भाषा बोल रही थी, दुर्भाग्य से भारत का विपक्ष यही भाषा बोल रहे थे। और जब आपका सुर और ताल मिल जाता है तो आपको हम क्या कहें। इस देश की आजादी की रक्षा, इस देश के अस्मिता की रक्षा करने वाली सेना का अपमान करते हैं। देश की जनता एक मत से राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए नहीं देगी कि इसलिए सिर्फ नहीं देगी कि आपने गलत किया, इसलिए देगी कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उन्होंने 3 बड़े फैसले लिए। पहला सर्जिकल स्ट्राइक किया, और सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में घुसकर पहली बार पाकिस्तान को मारा। दूसरा उन्होंने जो फैसला लिया, जब हमने अपना एक मिसाइल छोड़कर स्ट्राइक किया कि हम सैटेलाइट को भी गिरा सकते हैं, तब इन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी ने क्यों कर दिया। तीसरी बड़ी बात, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में 5 साल में देख लीजिए, कोई ऐसी 9/11 की घटना नहीं घटी। कोई ऐसी किसी जिहादी ताकत की हिम्मत नहीं हुई कि देश के भीतर एक पटाखा भी छोड़ सके। सारे जिहादियों को कश्मीर से हम बाहर कर रहे हैं, और ये कश्मीर को परोस के, चांदी की थाली में परोस के कश्मीर की घाटी को कांग्रेस का मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी और उनके अलायंस किसको दे रहे हैं? अलगाववादियों को। आओ हम पे हमला करो, हम सेना को वापस बुला लेंगे, हम कश्मीरी पंडितों जो आपने भगाया, बाकी लोगों को भी जम्मू से भगा दो। इनको मैं साफ कहना चाहता हूं कि जो चुनाव होगा उसमें जनता सिर्फ विकास के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पे, राष्ट्रवाद के मामले पर निर्णय करेगी। ऐसी वोट की चोट होगी कि फिर विपक्ष आगे आने वाले दिनों पे कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर समझौतावादी रुख नहीं अपनाएगा। एक बात मैं आपको जोड़ दूं यहाँ पर, अमन जी, 15 दिन पहले इमरान खान की भाषा, नरेंद्र मोदी अशांति के कारण, और जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो गई, आज इमरान खान भी सैल्यूट कर रहे हैं। मुझे अपनी बात रखने दीजिए। देखिए, आज के अखबार, आज के पर वोट पड़े, आप लोग को डर क्यों लगता है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। आज के अखबार में 2 बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर, बीजेपी का बारामूला का कैंडिडेट है पार्लियामेंट का, मोहम्मद मकबूल वार। उसने कहा है कि बीजेपी आर्टिकल 370-35A के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगी। इनका बारामूला का कैंडिडेट कश्मीर में ये बात कह रहा है, इनके प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मंच से कुछ और बोल रहे हैं। इनकी सहयोगी दल जदयू अपना मैनिफेस्टो रिलीज करेगी, देखिएगा वो क्या कह रही होगी। ये देश को धोखा दे रहे हैं। इनके पास कोई नीति नहीं है। जिसको जहां जिस नीति के नाम पे वोट मिले वो वोट लेने चले जाते हैं। आज इमरान खान ने कहा है हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। क्यों चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्योंकि वो जानते हैं एक ऐसी सरकार है जो तुगलकी है, जो नोटबंदी जैसे निर्णय लाती है, जो जनता के साथ पॉकेट मारी है, जो सिर्फ मोदी जी के प्रचार में व्यस्त है, उसको नीतियों से कोई मतलब नहीं। आज के अखबार में ये खबर छपी है कि नक्सलों ने हमारे सेना के जवानों को शहीद किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कोई मायने नहीं रखता। मजबूत कहते रहते हैं, लेकिन हर रोज हमारे सेना के जवानों को शहादत देनी पड़ती है। वो सेना के परिवार जब सवाल पूछते हैं, ये सेना के शहीद जवानों के परिवारों को, सेना के शहीद जवानों के परिवारों को बताते हैं, क्योंकि इनका देश प्रेम नहीं है, ये वोट प्रेम के लोग हैं। सिवाय वोट प्रेम के इनका कोई प्रेम नहीं है। इनका कैंडिडेट कहता है कि कश्मीर में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अर्बन नक्सलियों की गिरफ्तारी होने पर अभिव्यक्ति की आजादी का रोना रोते हैं, उनको भी जवाब दीजिए। हो गया घनश्याम जी,
ये घनश्याम जी, आप अपने जाल में अपने उत्तर में ही फंस गए। अमन जी, मैं अब इनका जवाब दे दूं 30 सेकंड में। 30 सेकंड में जवाब देता हूं। 1 मिनट। देखिए, एक बात जानिए, राकेश इन्होंने नक्सलियों का सवाल उठाया, कांग्रेस की सरकार, अगर आप नक्सली हमले का जिक्र कर रहे हैं तो जो लोग नक्सलियों को क्रांतिकारी कहते हैं, पता है ना किसने कहा था नक्सलियों को क्रांतिकारी? उनको भी जवाब दीजिए। जो लोग अर्बन नक्सलियों की गिरफ्तारी पर अभिव्यक्ति की आजादी का रोना रोते हैं, उनको भी जवाब दीजिए। फिर एक तरफा मत बोलिए आप। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी कारगर होती तो छत्तीसगढ़ में इतनी करारी हार नहीं होती, जिसको जहां पर छत्तीसगढ़ की जनता को इन पर विश्वास नहीं है। देखिए, इनका कैंडिडेट, मैंने आपको सादा उदाहरण दिया कश्मीर को लेकर के। कैंडिडेट लोकसभा का कुछ और कह रहा है, जदयू इनका सहयोगी दल कुछ और कहता है, प्रधानमंत्री मंच से कुछ और कहते हैं, राकेश सिन्हा यहां बैठ के कुछ और कहते हैं। इनकी कोई नीति नहीं है। वोट के नाम पे झूठ बोलो, यही इनकी नीति है। चलिए ठीक है, राकेश सिन्हा जवाब दीजिए, फिर मैं यहाँ पर आऊंगा। राकेश सिन्हा जी, राकेश सिन्हा जवाब दीजिए, फिर मैं यहाँ पर आऊंगा। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने छत्तीसगढ़ का उठाया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई, हमने छत्तीसगढ़ में लाल आतंकवादियों को, रेड टेररिस्ट को कंट्रोल कर रखा था। कांग्रेस की सरकार, जिसके इलाज है, जिसके पैरोकार हैं, जिस राहुल गांधी को ये प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार ने पहला काम किया, उन आतंकवादियों को क्रांतिकारी कहकर सहयोग की अपील की। वो सहयोग कर रहे हैं। हमारी ही पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। घनश्याम जी, दोहरा व्यवहार मत कीजिए। आप छत्तीसगढ़ सरकार की निंदा कीजिए, जिसने लाल आतंकवादियों से समझौता किया है। दूसरी बात है, जान लीजिए, 35A जाएगा, 370 जाएगा। घनश्याम तिवारी जी, आप में हिम्मत है तो इस टीवी चैनल पर कहिए कि 370 देश की एकता के लिए घातक है। 35A वहां की महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है। भाई और बहन यदि कहीं बाहर शादी कर ले तो उनके बच्चों का अधिकार छिन जाता है। दुनिया में कौन सा ऐसा कानून है जो महिला और पुरुष के बच्चों के बीच अंतर करता है, सिर्फ इसलिए कि कश्मीर की महिला यदि उत्तर प्रदेश के किसी पुरुष से शादी कर ले तो उसके बच्चे का अधिकार छिन जाए? आप महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। मैं जानता हूं समाजवादी पार्टी के नजर में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। इसका मतलब आप लोकतांत्रिक अधिकार नहीं रखते हैं। अरे अमित शाह जी जो कहते हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो कहता वो है। राकेश सिन्हा क्या कहता है, कोई क्या कहता है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। पार्टी की घोषणा पत्र कहती है, वो महत्वपूर्ण है। ये समाजवादी पार्टी नहीं है जो वंश के आधार पर चलता है, परिवार के आधार पर चलता है। आपके कैंडिडेट की सूची देख लीजिए, एक ही परिवार के 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप कहां हैं घनश्याम जी? आपकी क्या कीमत है? आप टेलीविजन चैनल पर बोलते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए जादव परिवार के लोग आते हैं। देखिए, इस चुनाव में घनश्याम मुद्दा नहीं है। इस चुनाव में आपकी असलियत मुद्दा है और आपकी असलियत अखबारों में छप रही है। ये बयानों में लोगों को गुमराह मत कीजिए। ठीक है घनश्याम तिवारी, 1 मिनट। घनश्याम तिवारी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी से वाजिद निसार साहब है। वाजिद निसार साहब, अगर राष्ट्रवाद पर चुनाव होता है तो विपक्ष को डर क्यों लगता है? इसलिए डर लगता है क्योंकि मायावती फिर मुस्लिम नहीं कर पाएंगी। राष्ट्रवाद का कोई धर्म नहीं होता। आप लोग हिंदू मुसलमान का खेल नहीं खेल पाएंगे। ये आगरा की डिबेट है। यहाँ पर आगरा के मुद्दों पे बात होनी चाहिए। यहाँ पानी नहीं है, यहाँ मेट्रो नहीं है, यहाँ पर गंदगी पड़ी है, यहाँ पर क्राइम बढ़ा है, यहाँ पर इंटरनेशनल 10 सालों से बीजेपी जीत रही है। यहाँ प्रधानमंत्री 10 सालों से बीजेपी जीत रही है। जब भी यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार को बदल दिया, दूसरा उम्मीदवार लिया है। आप यहाँ के लोकल मुद्दों की बात कीजिए, यहाँ किसानों की बात कीजिए, यहाँ किसान आत्महत्या कर रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रधान है आगरा, यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। देखिए, रामशंकर कठेरिया यहाँ से 2 साल से सांसद थे। जब विकास हुआ तो बीजेपी ने अगर बदल दिया तो क्या इसलिए बदल दिया? देखिए, चले कोई नहीं, आराम से। इसलिए सांसद बदल दिया, नाराजगी थी, देख ही रहे हैं आप। रामशंकर कठेरिया सांसद 10 बार से, इस बार आपने उनको इटावा भेज दिया। इसीलिए देखिए, इनकी नाराजगी ये नहीं है, ये तो लोकदल के कार्यकर्ता हैं। हाँ। इनको विरोध करना ही है। हमारे राष्ट्रीय रामशंकर कठेरिया राष्ट्रीय नेता हैं और राष्ट्रीय नेता के नाते से उन्होंने इटावा चुनाव लड़ने का चयन किया। इटावा उनकी जन्मभूमि है, इटावा जन्मभूमि है, आगरा कर्मभूमि है। अगर कोई व्यक्ति किसानों की आपको लेकर ही नाराजगी है शायद नहीं है। ये तो विपक्ष के लोग हैं, ये तो लोकदल के कार्यकर्ता हैं जिनको ये शैतानी कर रही है। चौकीदार प्योर है, चौकीदार पे आरोप नरेंद्र बघेल जी, ईमानदारी की पराकाष्ठा है। देखिए किस तरह से हंस रहे हैं
ये किसान ये किसान है, कार्यकर्ता नहीं है हमारे। ये किसान है, किसान इनके लोग हैं, ये किसान है। ये अपनी बात आलू उत्पादक के किसान हैं और ये अपने किसान की बात कर रहे हैं। बात रखने का तरीका हमारे कार्यकर्ता नहीं है, किसान नहीं तो रोकिए ना, यहाँ की पार्टी के तो कार्यकर्ता है जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। यहाँ की पार्टी के कार्यकर्ता है ना जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये किसान है, किसान ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप ही की पार्टी के है ना ये लोग तो। नहीं, नरेंद्र बघेल जी रोकिए ना इनको। मेयर साहब ने किसानों को चोर कहा है। डर लग रहा है क्या? मेयर साहब ने इनको कहा कि चोर है किसान मेरे। ये किसने कहा है? किसने कहा है? मेयर साहब के नवीन जी ने कहा है। चोर कहा आपने इनको। काला धन इनके यहाँ मिल रहा है, काला धन आपके यहाँ मिल रहा है और किसानों को चौकीदार को चोर बता रहे हैं। किसानों की जो बात करेगा प्योर है, क्योंकि चौकीदार प्योर है। बॉर्डर पर किसान का बालक लड़ाई लड़ रहा है और देश की सबूत मांग रहे हैं और आप सेना से सबूत मांग रहे हैं। नहीं, सबूत नहीं मांग रहे है ना। किसान का बेटा किसान के तैनात है और आप सबूत मांग रहे हैं। यहाँ पुलवामा के नाम पर ये जो वोट की राजनीति हो रही है, पूरा विपक्ष एक साथ था प्रधानमंत्री के साथ। पूरा विपक्ष सारा था जब सबने साथ दिया था। कहा सब पाकिस्तान के लोकल मुद्दों पे बात होनी चाहिए, राष्ट्रीय मंच नहीं है, ये आगरा का मंच है। ये लोकल मुद्दों पे बात होनी चाहिए। लगता है लोकसभा का चुनाव, एमसीडी का चुनाव हो रहा है। ये एमसीडी का चुनाव है, एयरपोर्ट की मांग है, राष्ट्रीय चुनाव है, सांसद चुने जाना है, पार्षद नहीं चुना जाना। पानी की बात है। यहाँ पे मोदी जी 2014 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जेवर ले गए। क्या मुद्दा है आपको? क्यों लगता है जीएसटी? हाँ, आराम से। उसके नाम पर आप देश की बात क्यों लग रहे हैं? देश की बात नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए देश की बात। गलत है, देश की बात नहीं करनी चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं? हाँ, एक मिनट, आराम से। किसान, हाँ ठीक है, आराम से। हाँ बोलिए। हाँ, मुद्दे की बात करिए। राष्ट्रवाद मुद्दा नहीं है। देश के मुद्दों से डर क्यों लगता है आप लोगों को इतना? आपकी कांग्रेस से हैं, आप कांग्रेस से हैं, आप कांग्रेस से हैं क्या? आप गुंडागर्दी करने आए हैं? आप गुंडागर्दी करने आए हैं क्या? गुंडागर्दी? हाँ देश ने खरीदा है जी देश ने खरीदा है जी। हाँ जी देश के हाथों बिके हुए हैं जी, भक्त हैं जी, देश के हाथों बिके हुए हैं जी। चलिए ठीक है। राकेश सिन्हा, डर विपक्ष का यही है कि आप राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको पता है कि ब्रांड मोदी की काट नहीं है, इसलिए आप स्थानीय चुनाव में भी राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। राकेश सिन्हा, देखिए इस चुनाव में जितनी जातिवादी और सांप्रदायिक पार्टियां हैं वो तिलमिला रही है। इसका कारण है वो जिनको अपील करते थे उनके घर में एलपीजी पहुंच गया, उनके घर में बिजली पहुंच गई। आयुष्मान के अंतर्गत एक गरीब आदमी बीमार पड़ेगा, 5 लाख रुपए उसको इलाज के लिए मिलेगा। ये कभी पास्ट में इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। नरेंद्र मोदी जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। किसानों को 6,000 रुपए मिल रहे हैं। इसके कारण जातियों से ऊपर उठकर जो अपील जा रही है, ये तिलमिला रहे हैं। इनकी तिलमिलाहट साफ दिखाई पड़ रही है। कभी सभाओं में करेंगे, कभी स्टूडियो में करेंगे, कहीं बाहर करेंगे। नरेंद्र मोदी जी को चोर कहने के अलावा इनके पास कोई दूसरा शब्द नहीं है। ये विमर्श को खराब कर रहे हैं। मैं 2 बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। पहली बात, भारत का विपक्ष विखंडित है, उसके पास प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार नहीं है। इस देश को इन भानुमति के कुनवों के सहायता नहीं चलाया जा सकता। एक दूसरी बात, 55 साल का विकास का रिकॉर्ड बता दिए घनश्याम तिवारी जी। अखिलेश जी 5 साल राज किए, उत्तर प्रदेश को क्या बना दिया? उत्तर प्रदेश को क्या राम राज्य बना दिया? उस समय अपराधी पुलिस स्टेशन पर राज करते थे, आज अपराधी जेल से बेल लेने से डरते हैं। यह है उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की स्थिति। पहले अपराधी घूमते थे, वो पुलिस स्टेशन में एसएचओ के साथ बैठते थे। अब अपराधी को कहा जाता तुमको बेल हो गया, कहता मुझे बेल नहीं चाहिए, मुझे जेल में रहना, मैं जेल में ज्यादा सुरक्षित हूं। ऐसे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आप और देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, एक आगरा के सज्जन ने अभी कहा पैनल डिस्कशन में, हमारे पास एयरपोर्ट नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। देखिए अरुण जेटली ने ही कहा, हमने एस्पिरेशनल इंडिया क्रिएट कर दिया। हमने लोगों के एस्पिरेशंस को बढ़ाया। छोटे छोटे शहरों में लोग अब एयरपोर्ट का डिमांड करेंगे, छोटे छोटे शहरों में लोग मेट्रो का डिमांड करेंगे। यही तो भारतीय जनता पार्टी की सफलता है। अब लोग मान कर चलते हैं कि ऐसा संभव है और ऐसी मांगे होनी चाहिए। अब न दिल्ली का विकास दौलताबाद तक पहुंचे, तभी विकास की सार्थकता है। घनश्याम तिवारी, देखिए यही डर है कि जात पात हिंदू मुस्लिम हो नहीं पाएगा।
राकेश सिन्हा जी की मूल बात से मैं सहमत हूं। अगर सरकारें विकास पे वोट मांगे, अगर उनकी सरकार को लगता है कि उन्होंने सबको गैस सिलेंडर दे दिया और वो लोग रिफिल करवा पा रहे हैं, उन्होंने वाकई मुद्रा लोन से बेरोजगारी दूर कर दी, वाकई उन्होंने किसान को एमएसपी दे दिया, उस पर वोट मांगिए। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, आप नहीं दिखा पाएंगे योगी आदित्यनाथ जी का एक भी बयान जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को लेकर दिया हो, एक भी बयान नहीं दिया है। विश्वास ही नहीं है अपने संकल्प पत्र पर। और क्यों विश्वास नहीं है? क्योंकि संकल्प पत्र खोखला है। उनको भी पता है कि जो बातें टीवी स्टूडियो में कही जाती हैं, 15 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दे दिया, वो बातें झूठी होती हैं। उनको भी पता है कि एनएसएसओ का डेटा छुपाया गया है। उनको भी पता है कि पिछले 9 महीने में मुद्रा लोन में 15,000 करोड़ का एनपीए हुआ है। इसीलिए ये बातें स्टूडियो में कही जाती हैं, जो देखने सुनने में अच्छी लगे, वाकई होती नहीं है। होती तो ये भारतीय जनता पार्टी, जिसने अपने नाम पे नमो टीवी लॉन्च किया, प्रधानमंत्री के नाम पे पिक्चर बना रही है, और न जाना कितना बड़ा इसका सोशल मीडिया का व्यवसाय और व्यापार है, वो क्या प्रचार नहीं करती? वो प्रचार नहीं कर पा रही है, इसीलिए वो फर्जी राष्ट्रवाद पे जा रहे हैं, लोगों को भटका रहे हैं, मोदी जी की सेना कह रहे हैं, और हर तरह की राजनीति कर रहे हैं। हमारे मुद्दे हैं बेरोजगारी, किसानी और आम जनजीवन में बेहतरी, आपसी भाईचारा। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है आपको बहकाना, और इसका नतीजा है कि ये चुनाव ये हारने वाले हैं। आराम से चलिए, ठीक है, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट, एक करके आराम से देखिए, आराम से बोलिए, आप बोलिए। हाँ बोलिए। मैं सिर्फ गठबंधन से ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ के उनकी मुख्यमंत्री मायावती जी ये कहती है कि मुझे मुस्लिम वोट दे दो, मैं सरकार बना दूंगी। क्या हिंदू मर गए हैं? क्या हिंदू वोट नहीं चाहिए उन्हें? मतलब सिर्फ राष्ट्रीयकरण की बात नहीं होगी, जाति की बात होगी। वाजिद निसार साहब जवाब देना चाहेंगे? देखिए, तमाम भाजपा के लोग ये मंचों से कह रहे हैं अच्छा, कि जो आपसे सवाल पूछ ले वो भाजपा ही हो जाता है। नहीं, जो आपसे सवाल पूछ ले वो भाजपा ही हो जाता है। भाजपा के पदाधिकारी, जो आपसे थोड़ा सा टेढ़ा सवाल पूछ ले वो भाजपा ही हो जाता है। आप बीजेपी से हैं क्या? ऑफिस से आ रहा हूँ, खरीद के किताब ये भाजपा के बाजार जा रहा हूँ, ऑफिस से आइडिया मोबाइल में हूँ, कोई किसी के मैं जानता हूँ। आपसे जो सवाल पूछ ले थोड़ा सा तल्ख आपको भाजपा ही दर्द हो जाता है। लोकल हूँ या एक भाजपा के नेता को जानता हूँ। हाँ, चलिए, सवाल तो वाजिब है, सवाल तो वाजिब है, जवाब दे रहा हूँ। मैं सवाल तो वाजिब है कि मायावती मुस्लिम क्यों कर रही है? मैं जवाब दे रहा हूँ ना, नहीं चाहिए क्या? क्यों नहीं चाहिए? मैं जवाब दे रहा हूँ। तमाम मंचों से भाजपा के नेता ये कह रहे हैं यहाँ इतने जाट है, ये जाट नहीं जीत पाएगा, यहाँ इतने गुर्जर है, ये नहीं जीत पाएगा। ये भाजपा के नेता योगी क्या कह रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? चलिए, ठीक है। इलेक्शन में बांटने की कोशिश तो भाजपा के लोग कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये चोर का नारा लगा रहे हैं, 5 साल में किस जगह पर चोरी करके दिखाया? मोदी सरकार ने कौन सी चोरी करी? बताए जरा, एक चोरी बता दे कि ये चोरी करी है। टोटी चोर का समाजवादी पार्टी पर दावा लगा हुआ है। टोटी चोर का भ्रष्टाचार में हासिल है इन लोगों को, भ्रष्टाचार में सबको, गठबंधन को भ्रष्टाचार के। वो तो कहते हैं कि चौकीदार चोर है, वो कहते हैं कि चौकीदार चोर है। हाँ, 1 मिनट महिला, आराम से। हाँ कहिए, 1 मिनट। हाँ आराम से कहिए। चौकीदार चोर है, हाँ आराम से। भैया ये कह रहे हैं चौकीदार चोर है। 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया? ठीक है। हाँ सब चोर लगते हैं, जो खुद चोर है उन्हें दुनिया चोर लगती है। चल ठीक। और सर, मेरा एक छोटा सवाल है, जब कोई नेता कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री की बात करता है तो उसका विरोध केवल भारतीय जनता पार्टी ही क्यों करती है? ऐसा क्यों है? केवल राष्ट्रवाद का ठेका केवल बीजेपी ने ले लिया, बाकी सारे नेता राष्ट्रवाद के। ये महागठबंधन जो बनाया है, क्या इन लोगों ने पूछे पुलवामा का हमला जो मोदी पे डाल रहे 26/11 में किसने हमला किया था? क्या राहुल गांधी ने किया? क्या मनमोहन सिंह ने किया था? ये जितने भी क्षेत्रीय दल और गठबंधन है, इनका बस चले तो देश के हजारों टुकड़े करके पटक दें ये लोग। पाकिस्तान का आतंकवादियों को तो जी साहब कहते हैं, और जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं उन्हें चोर। लेकिन एक सवाल है, मेरे ख्याल से एक सवाल है। हाँ आराम से। हाँ बोलिए। जो वो कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद का ठेका बीजेपी ने थोड़ी ना ले रखा। आप नीचे जाइए, पहले आप नीचे जाइए। जो भाजपा को वोट दे वो देशद्रोही नहीं है, जो भाजपा को वोट नहीं दे वो देशद्रोही है। किसने कहा ये? किसने कहा ये? सबूत मांगने वाले गद्दार। जी। एक बात बताइए राकेश सिन्हा जी, चलिए ठीक है, राकेश सिन्हा जी, यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं राष्ट्रवाद का ठेका बीजेपी ने थोड़ी ना ले रखा है।
बाकी पार्टी जो सबूत मांगती है, जो सवाल, जो वोट ना दे वो गद्दार, वो देशद्रोही। राकेश सिन्हा जी, देखिए इस देश का हर व्यक्ति राष्ट्रवादी है, मैं किसी के ऊपर शक नहीं करता हूं, लेकिन प्रश्न यह उठता है, जब 1971 का युद्ध हुआ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, देश में कांग्रेस का शासन था, पूरा विपक्ष, जनसंघ का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे, पूरा विपक्ष इंदिरा जी के साथ खड़ा हुआ। कथित रूप से ये जो विवादास्पद है, अटल जी ने यहां तक कि इंदिरा जी को दुर्गा कहा था। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जब मोदी जी कार्रवाई करते हैं, यहां तक कि जब यहां का अपना मिसाइल छोड़ा जाता है, उस पर भी आपत्ति होती है। कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक में, कहते हैं लाशों, कितनी लाशें थी गिनकर लाओ। अरे लाश गिनने के लिए आप जाइए, आपके इमरान दोस्त हैं, आप जाइए लाश गिन कर आइए। हमारा काम है दुश्मनों को मारना, हमारा काम लाश गिनना नहीं है। जो विपक्ष भाषा जो लोग ऐसी भाषा बोलते हैं जिस भाषा से पाकिस्तान का पक्ष मजबूत होता है, उनको क्या कहें? देखिए, मुझे यहाँ पर शोभन करना पड़ेगा। उनको राष्ट्रवादी कहें? क्या उनको देशभक्त कहें? नीचे नहीं उतरेंगे तो मुझे शोभन करना पड़ेगा। आप गुंडागर्दी करने आए हैं, 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 आप गुंडागर्दी करने आए हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, आप गुंडागर्दी करने आए यहाँ पर। आपको डर क्यों लगता है राष्ट्रवाद से? आपको देशभक्ति के सवालों से डर क्यों लगता है? इतना डर क्यों लगता है आप लोगों को? चलिए ठीक है, एक मिनट घनश्याम तिवारी हटिए, एक मिनट घनश्याम तिवारी, मैं डिबेट को कंटिन्यू करूंगा, आप लोग साइड हो जाइए। घनश्याम तिवारी, यहाँ पर लोग ये पूछ रहे हैं कि राष्ट्रवाद का ठेका बीजेपी ने थोड़ी ना ले रखा है सिर्फ। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है घनश्याम तिवारी, ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये वर्तमान चर्चा की दशा भी दिखाता है और दिशा भी। जब आप आगरा से निकलेंगे और एक्सप्रेसवे में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद राष्ट्र बनाने की मुहिम है, एक एक व्यक्ति को जोड़ने की मुहिम है। जब आप उन बच्चों से मिलेंगे जिन्हें लैपटॉप मिला, हमने 18 लाख लैपटॉप बांटे, वो भी राष्ट्रवाद था। राष्ट्र बनाने की मुहिम ही राष्ट्रवाद है, राष्ट्र को बांटना राष्ट्रवाद नहीं है। और इस देश का जो राकेश सिन्हा जी ने कहा, इस देश का हर नागरिक राष्ट्रवादी है। तो ये सर्टिफिकेट कौन बांट रहा था? तो इस देश में बहस राष्ट्रवाद पे हो ही नहीं सकती, क्योंकि सभी लोग एक ही पक्ष के हैं। इस देश में बहस ये है कि कौन देश को कितना बेहतर बना पाएगा, किसका राष्ट्रवाद कितना सफल होगा इस देश के लिए। और उसमें यदि आप हमारा घोषणा पत्र देखें, हमारा विजन डॉक्यूमेंट देखें, हमारे काम देखें, मेट्रो देखें, हमने नहीं ताजमहल को राष्ट्र विरोधी की नजरों से देखा है। आप योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए, ताजमहल उनके नजर में राष्ट्र विरोधी है या राष्ट्र का प्रतीक है? घनश्याम तिवारी, एक मिनट घनश्याम तिवारी, आगरा, आप बताइए, क्या गुंडागर्दी हो रही है? शोर नहीं करने, क्या है? क्या ये बिल्कुल गुंडागर्दी है और सरेआम गुंडागर्दी है। और इसी ये लोग पार्टी से हैं क्या? किसी ये कोई पार्टी से नहीं है, ये खरीदे हुए गुंडे हैं, ये खरीदे हुए गुंडे हैं, जो 100 रुपए में आए हुए गुंडे हैं, और ये गुंडेगिरी कर रहे हैं। इनकी गुंडेगिरी, इनका अनुशासन देखिए, ये देश संभालेंगे? मान लो 1000 आदमियों की भीड़ है, मुझे ये बताइए, तो ये 1000 आदमी करोड़ों की ताकत का देश संभाल लेंगे? जे इनको दर्द, परेशानी किस चीज की है आपको? हाँ, आराम से। हाँ, क्या इनके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं, और ये एक तरफ तो कहते हैं ये पैसे देकर लाए हुए गुंडे हैं, ये जो कह रहे हैं आज शोर मचा रहे हैं क्योंकि ये डर गए हैं। ये पार्टी से है क्या? ये कांग्रेस पार्टी से है? कोई कांग्रेस पार्टी के हैं, कोई सपा के हैं। इनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं, भटक रहे हैं। आगरा में विपक्ष जैसी कोई चीज ही नहीं है। जी। एक बार ये 70 साल से इन्होंने देश नहीं संभाला, इनसे 70 साल से देश नहीं संभाला गया। 5 साल में देश संभाल लिया, 5 साल में मोदी जी ने वो कर दिया जो कोई कर नहीं सकता था। है तो बताइए आप, 70 साल का कांग्रेस ये। चलिए ठीक है, आप लोग नीचे जाइए, आप लोग ठीक है। मुझे ऐसे मुझे जल्दी से जी अबे जी आप प्लीज जी आप मन से नीचे जाएं, प्लीज आप मन से नीचे जाएं। मैं शो मुझे होल्ड करना पड़ेगा, मुझे शो होल्ड करना पड़ेगा। प्लीज शो से नीचे जाएं। आप खुद आप कांग्रेस पार्टी से, मुझे पता है, आप कांग्रेस पार्टी से, मुझे पता है, आप कांग्रेस पार्टी से, मुझे पता है। आप बंद कर दिया है, इनको यही चिंता है। इनका पहले पूर्व की सरकारों में अपहरण उद्योग हुआ करता था। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, आप कांग्रेस पार्टी से, मुझे पता है। आपको दिक्कत हमसे इसलिए है क्योंकि हम राष्ट्रवाद पर सवाल पूछ रहे हैं। आप गुंडागर्दी करेंगे, आप गुंडागर्दी करेंगे। चलिए ठीक है। राकेश सिन्हा
राकेश सिन्हा, आपको लगता है कि राष्ट्रवादी आधार होगा तो तमाम मुद्दों की काट होगा? राकेश सिन्हा, देखिए जो अभी सीन दिखाई पड़ रहा है वही सीन विपक्ष का है। विपक्ष ने इस देश में अराजकता फैलाने के लिए एक मुहिम छेड़ रखी है। 4.5-5 साल कहते थे इंटॉलरेंस है। अभी मध्य प्रदेश में जो रेट पर 181 करोड़ रुपए 281 करोड़ रुपए मिले घनश्याम जी, यही आपका घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र के पीछे ही 281 करोड़ रुपए हैं। ये तो मिले हैं, कितने पैसे गायब हुए हैं। अभी छोटे बच्चों के कुपोषण दूर करने के पैसे को भी हजम कर जाते हैं। ये तो बर्बर लोग हैं राजनीति में, पैसे के लिए संवेदनशील हो जाते हैं। इनकी संवेदनशीलता को देखकर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतना इसलिए भी जरूरी है कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो। घनश्याम जी, आप राफेल की बात कर रहे हैं। जीप घोटाला 3000 जीप नेहरू जी ने खरीदा था, 48 में भुगतना पड़ा। सेकेंड हैंड जीप लंदन से आ गया था, आप पढ़ लीजिए। बोफर्स तक आप क्या करते रहे। पहली बार राफेल का सौदा बिना बिचौलिए का हुआ है, बिना कमीशन का हुआ है। जितने कमीशन खोर लोग हैं, बिचौलिए हैं, आज विपक्ष के पीछे खड़े हैं। वो चाहते हैं सौदा बदनाम हो, जिससे आगे कमीशन खोरों के द्वारा सौदा हो। सौदा आगे से देश का प्रधानमंत्री करेगा, देश के हित में करेगा। नरेंद्र मोदी जी के आगे पीछे कौन है? उनके संबंधियों को देखिए। कोई कपड़े का दुकान चलाता है, कोई ऑटो चलाता है। ऐसा प्रधानमंत्री तो शताब्दियों में नहीं मिलता है, जिसने अपना भाई भतीजावाद किया, न परिवार के लिए देखा। उस प्रधानमंत्री पर संदेह करते हैं। और उस पार्टी के लोग जो पार्टी की उम्मीदवारों की सूची में एक ही परिवार की बहू, बेटा, चाचा, ताऊ, यही राजनीति है, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र के नाम पर परिवारवाद को, लोकतंत्र के नाम पर वंशवाद को, लोकतंत्र के नाम पर भ्रष्टाचार पर आप मुहर लगाना चाहते हैं। आप मैंडेट इसलिए चाहते हैं कि आपका परिवारवाद चले, भ्रष्टाचार चले। उत्तर प्रदेश मैं जवाब दे दो। देखिए, अगर राकेश सिन्हा जी की बात समाप्त हो गई, देखिए तो मैं एक बात चाहता हूं, कहना चाहता हूं। राकेश जी आपने लंबी बात इस देश में नरेंद्र मोदी जी एक शख्सियत के रूप में पूरी दुनिया में खड़े हैं। और अभी पाकिस्तान का इन्होंने सवाल उठाया। आप दलील दे रहे थे कि इमरान खान का 15 दिन पहले का स्टेटमेंट देख लीजिए और आज का स्टेटमेंट देख लीजिए। पाकिस्तान भी मान लिया है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। घुटना टेक दो। अब तक ताल ठोकने वाला इमरान खान सैल्यूट कर रहा है। मालूम है यह देश दुनिया के मंच पर एक ताकतवर देश के रूप में भरा है। आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से 130 करोड़ जनता का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आपका वश चले तो इस देश को टुकड़े टुकड़े में कर देंगे। विपक्षी दलों के जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। विकास के नाम पर देश को कहां ढकेल दिया था। 55 साल में जो हुआ और जो 55 महीने में हुआ, इसका हिसाब किताब देखिए। को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आप उस पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं जिस पार्टी ने बताया नहीं देश को कि उनका नेशनल ट्रेजरर कौन है। आप उस पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं जो नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे दोस्तों के साथ। आपकी समाजवादी पार्टी ने 5 साल में उत्तर प्रदेश में 2 अच्छे काम किए, बता दीजिए देश की जनता को। आगरा के लिए आपकी समाजवादी पार्टी ने क्या क्या बता दीजिए। परिवारवाद पे खुली चर्चा तुष्टीकरण की नीति के अलावा आपकी पार्टी कुछ नहीं कर सकती है। आप अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण के अतिरिक्त, अरे घनश्याम जी, यदि आप समाजवादी पार्टी की सूची में होते, मैं स्वागत करता। बाहर जा रही है। आप 4 साल से पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की सूची में आपका नाम नहीं है। पार्टी की सूची में मुलायम सिंह जी के परिवार के लोग ही हैं। आप भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रही है। इस देश का चुनाव इन मुद्दों पे नहीं होगा। इस देश का चुनाव होगा बेरोजगारी पे, जिसपे आप बोलेंगे नहीं। इस देश का चुनाव होगा किसानी पे, जिसपे आप बोलेंगे नहीं। इस देश का चुनाव होगा आपसी भाईचारा पे। आपने किसी बहस में देश की एकता को के लिए अपील नहीं किया। आपने किसी बहस में, आप बोल लीजिए ना, आपकी सरकार ने किसानों को करोड़पति बना दिया, गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया, बेरोजगारों को रोजगार दे दिया। बता दीजिए 2014 में आप कहते थे अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं। 2019 में कहते हैं मोदी जी आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं। अच्छे अलावा एजेंडा ही नहीं। अच्छे दिन है कि नहीं है। ठीक। नवीन जैन जी घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी के अलावा आपके पास कुछ एजेंडा ही नहीं है। आप विकास मुद्दों पर नहीं, आप एक व्यक्ति पर चुनाव लड़ रहे हैं और आप राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ रहे हैं। असल मुद्दों पर आप चुनाव ही नहीं लड़ना चाह रहे। नवीन जैन साहब, देखिए, मोदी जी अपने आप में एक किताब बन चुकी है। मोदी जी ने जितना काम 5 वर्ष के अंदर कर दिए है,
और चाहे वो विदेशी नीति रही हो और चाहे देश के अंदर गरीब दलित पिछड़ों के लिए काम की हो, इतना काम तो आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किए। ये मोदी जी से तुलना करते हैं, पाकिस्तान के एजेंट के रूप में बसपा सपा के लोग काम कर रहे हैं, हमसे सबूत मांगते हैं, मोदी जी के किए गए कारणों पे सबूत मांगते हैं। हमें तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये सपा बसपा के और जो लोग हैं, हम चाहेंगे ये बाहर भी बैठे हुए हमारे कार्यकर्ता भाई हैं, एक बहस होनी चाहिए। आप आराम से शांति से बैठिएगा। अच्छा, कुछ किसान भाई भी हैं मेरे साथ। ताकत आनी चाहिए आपके अंदर। पक्ष में सब लोग होते हैं, लेकिन आप जिस तरह से मोदी जी का नाम आता है, आप जो है उनको मोदी चौकीदार चोर के नारे लगाते हैं। नवीन जी एक मिनट, किस पर भरोसा आपको? सर 4 साल 100 दिन हो चुके, मैं दर की ठोकर खा रहा हूँ। मैंने डीएम से लेकर प्रधानमंत्री तक इच्छा मृत्यु मांगी है, ना तो दवा से आलू की फसल नष्ट हुई उसका मुआवजा मिला, प्रधानमंत्री फसल बीमा किया उसका मुआवजा नहीं मिला, भाव नहीं मिला, अब आत्महत्या नहीं मिल रही है। क्या आत्महत्या के अलावा मुझ पर क्या करें? आलू का इतना भाव गिरा दिया है। 5 साल पहले मोदी जी आए थे कि यहाँ पर यूनिट बनेगी, एक यूनिट बनने से 50,000 कट्टे रोज खपते हैं, किसानों की कोई बात नहीं सुनी जा रही। अच्छा एक मिनट आराम से। देखिए सवाल ये, अगर मोदी जी से उम्मीद नहीं तो क्या राहुल जी से उम्मीद है आपको? किससे उम्मीद? उम्मीद राहुल जी से उम्मीद है। जब 2014 में मोदी जी ने आगरा में आके ऐलान किया था कि किसानों के लिए अच्छे दिन आएंगे, बैराज बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, यानी हाई कोर्ट बनेगा, यानी किसानों के अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन तो नहीं आए। किसानों को अगर 6-6 हजार रुपए, आराम से बात करिए ना, किसानों को अगर 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं, 6,000 रुपए साल के सभी किसानों को, इसमें भी आपके अकाउंट में नहीं है। इसमें भी द्वारी नीति की गई है। जो इनकी पार्टी संबंधित हैं उनके केवल आए। अगर कोई ईमानदारी से किसान कहते हैं कि हाथ पे कंगाली रख के किस किसान के खाते में, चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मतदान जरूर कीजिएगा, ये जी न्यूज की आपसे हर बार अपील है, मतदान जरूर कीजिएगा 18 तारीख को आगरा में। और कल जो है देखिए 91 सीटें, 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान है। अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ताल ठोक के देख रहे थे।